हाय गाइस। कल हम लोगों ने गॉस थ्योरम तक पढ़ा था। गॉस थ्योरम क्या है उसका प्रूफ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है, उसके लिमिटेशंस या सम स्टेटमेंट्स या कुछ भी आप ऐसा कह लीजिए गॉस थ्योरम के बारे में। तो पहली चीज तो ये है कि गॉस थ्योरम जो है आपका वो केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए। जैसे ये आपका एक क्लोज्ड सरफेस है, शेप कोई भी हो, सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, आपका क्यूबिकल हो, क्यूबाइड हो, किसी भी शेप में हो, बट आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए। किसी भी शेप में ले लीजिए बट ये क्लोज होना चाहिए, इस तरह से क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। दूसरी चीज कि जो भी हम चार्ज लेते हैं वो चार्ज कितने भी पार्ट में क्यों ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सारे के सारे चार्जेस कहां होने चाहिए? इनसाइड में होने चाहिए। अगर कोई भी चार्ज आउटसाइड में है तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स नहीं माना जाता है, उसके थ्रू नेट फ्लक्स जीरो हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस है इस तरह से, और इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। मान लीजिए कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ इस तरह के हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपका ये प्लस चार्ज पॉजिटिव, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। चलिए इस तरह से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, इस तरह से अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं तो इसके अंदर का जो नेट चार्ज हम निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। मीन्स अब अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा आपका नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो भी हम चार्ज इमेजिनेशन करते हैं वो कहां होना चाहिए? सारे के सारे चार्ज अंदर होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपके जो चार्जेस होंगे, अगर हमारा एक से ज्यादा चार्ज है तो नेट चार्ज जो होगा वो सबके बीजगणितीय योग के यानी अलजेब्रिक सम के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम पहले इसका नेट चार्ज निकाल लेंगे इनसाइड में कि कितना नेट चार्ज है, उसके थ्रू हम क्या फाइंड करेंगे? फ्लक्स फाइंड करेंगे। दूसरी चीज इसमें जो मैंने कहा, चार्ज आउटसाइड मेक द फ्लक्स बट नेट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई चार्ज है जो देखिए, जैसे ये आपका कोई क्लोज्ड सरफेस था, इसके अंदर ये आपका कोई चार्ज है और इसी के थ्रू देख लेते हैं कि एक चार्ज कोई बाहर है। तो अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके थ्रू चार्जेस, मैं ब्लू लाइन से लाइन ऑफ फोर्सेस जो है हमारे, मैं वो ब्लू लाइन से बना रहा हूं जो इनसाइड चार्ज के थ्रू है, ये हो गया। और इस चार्ज के थ्रू अगर हम देखें तो इससे भी फ्लक्स होगा। ये देखिए, इसको मैं ब्लैक से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज द लाइन ऑफ फॉर द सेकेंड चार्जेस। ये ब्लैक वाला देखिए, यहां पर आप ये याद रखिएगा कि जो फ्लक्स सरफेस से बाहर की ओर आता है वो पॉजिटिव माना जाता है और जो सरफेस के इनसाइड में जाता है उसको निगेटिव माना जाता है। तो यहां पर हमारा ये यहां से इंटर हो रहा है तो ये -1 और यहां से ये बाहर आ रहा है +1, तो नेट कितना हो गया? ±0। तो आउटसाइड में जो भी चार्जेस होंगे उसके थ्रू जो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा क्या हो जाया करेगा? 0 हो जाया करेगा। इट्स ओके। तो अब ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। फिर देखिए, यूज द गॉस थ्योरम विद द सिमेट्रिक सरफेस, यानी हमारा जो सरफेस होना चाहिए जिसको मैंने बताया था कल, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब शेप कोई भी हो, जैसे यहां पर ले लीजिए, अगर हम इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सरफेस आपस में सिमेट्रिक है। अगर हम एक सिलेंड्रिकल लेते हैं तो
ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्री सरफेस माना जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो गॉसियन सरफेस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सिमेट्री होने चाहिए। प्रॉपर्टी मैंने कल भी बताई थी कि इसके लिए हम ये सोचते हैं कि ई हमारा जो हो वो हर पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए एक सरफेस के लिए। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपने एक सिलेंड्रिकल आप लेते हैं कोई भी गॉसियन सरफेस, तो इसमें आपके 3 सरफेस आ जाते हैं, 2 प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस। जैसे कि ये देखिए, इसको हम लोग बंद कर लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारा एक सिलेंडर हो गया। ये सामने से अगर हम देखें तो ये सर्कुलर में एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस इधर है। दूसरा अगर हम देखें तो ये पूरा कर्व सरफेस है। तो यहां पर हमारे पास 3 सरफेस हैं। तो अब हम कर्व सरफेस की अगर बात करते हैं तो कर्व सरफेस पर किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें तो हर पॉइंट पे ई की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अब जितना भी कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के ईच पॉइंट पर आपका ई और थीटा सेम होना चाहिए। दूसरी चीज, अब हमारा दूसरा सरफेस आ गया प्लेन सरफेस। तो अगर हम प्लेन सरफेस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पर हमारा ई और थीटा सेम होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, तो सिमेट्री होना जरूरी है। और दूसरी चीज ये, गॉस थ्योरम डिपेंड ऑन द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ आपने पढ़ा है 1/r²। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आपने देखा है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। इसी से हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो गॉस थ्योरम है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया स्टेटमेंट अबाउट द गॉस थ्योरम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। ये आपके चैप्टर का लास्ट चल रहा है। आपने गॉस थ्योरम पढ़ लिया। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने थे, सॉलिड एंगल, वेक्टर, एरिया वेक्टर, गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। तो बाकी चीजों को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि सॉलिड एंगल, एरिया वेक्टर और हमारा जो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम पढ़ चुके, गॉस थ्योरम पढ़ चुके। अब हम एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं मैं उनको आपको बता दूंगा। आपको सारे एप्लीकेशंस रटने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना, बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है। मैं 4 स्टेप बताता हूं, उस 4 स्टेप को याद कर लेना है आपको, और वो इजिली एक ही बार में याद हो जाएगा। वो 4 स्टेप आप केवल याद करेंगे, बाकी का एप्लीकेशन आप खुद से कर लेंगे। मैं एक आपको समझाता हूं, बाकी आपको होमवर्क करना है। ओके गाइस, तो अब देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई करने के 4 स्टेप। इस 4 स्टेप को आपको याद कर लेना है और उसके बाद फिर आप इसके एप्लीकेशंस आसानी से कर लेंगे। हाँ, एक चीज मैं फिर से आपको बताता हूं, आपको इस बात को याद रखना चाहिए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के थ्रू हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं लिंक विथ अ क्लोज्ड सरफेस। यानी किसी बंद सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होते हैं, कितना निकलेंगे, बद्ध होते हैं, उससे हम उस फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। दूसरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं उन्हीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एंड द क्राउडिंग ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेस इज टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी घनत्व होती है लाइन ऑफ फोर्स की, वो बताती है कि किस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी भी फील्ड की। अगर कोई फील्ड है, चाहे वो मैग्नेटिक हो या इलेक्ट्रिक हो, दोनों के लिए सेम केसेस हैं कि वो बने होते हैं लाइन ऑफ फोर्स से, और उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें फील्ड के लाइन ऑफ फोर्स के डेंसिटी से पता चलता है। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उस पॉइंट पर। तो हम एप्लीकेशन जो में पढ़ते हैं जो गॉस थ्योरम के, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यही है कि डिफरेंट शेप ऑफ चार्ज के थ्रू, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने उसमें 2 मेथड पढ़े। एक मेथड पढ़ा आपने कि एक पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है किसी पॉइंट पर, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द फंडामेंटल मेथड।
दूसरा हमने पढ़ा डायपोल के थ्रू, कि डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास अभी तक सिर्फ दो तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के, एक पॉइंट चार्ज के थ्रू और दूसरा डायपोल के थ्रू। लेकिन गॉस ने हमें एक ऐसा तरीका दिया, हमें एक ऐसी चीज बताई जिससे हम किसी भी शेप के चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं, और वो भी बहुत आसानी से। हमारे पास सिर्फ दो मेथड था, लेकिन गॉस थ्योरम की वजह से और उस दो मेथड से, जैसे पॉइंट चार्ज से हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता था, जैसे कि एक डायपोल के लिए भी हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ा, आपने देखा कैलकुलेशन कितना लंबा हो जाता था। लेकिन हमारा जो गॉस थ्योरम है, इसके थ्रू हम बहुत आसानी से किसी भी शेप का हो चार्ज, चाहे शीट के फॉर्म में हो या लीनियर चार्ज के फॉर्म में हो या पॉइंट चार्ज के फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, 3D में हो, स्फेयर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी शेप में हो, हम किसी भी शेप के थ्रू टोटल किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन शॉर्टली मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि गॉस थ्योरम हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। इसका जो एप्लीकेशन है मेन वो यही है कि किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यही आपको आपके इस इंटर लेवल पर पढ़ना है आपको। तो उसके 4 स्टेप क्या हैं? 4 स्टेप ये हैं कि सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन कीजिए। पहले तो आपको चार्ज दे दिया जाएगा, चार्ज किस शेप में है आप उसको देखिए। हो सकता है वो पॉइंट चार्ज हो सकता है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एरियल हो, वॉल्यूमेट्रिक हो, किसी भी शेप में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमारा जो होगा वो यही होगा कि हमें एक गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना है। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप में आप लीजिए, बस शर्त फॉलो होने चाहिए। आप कोई भी शेप ले लीजिए, क्यूबाइड ले लीजिए, सिलेंड्रिकल ले लीजिए, स्फेरिकल ले लीजिए, कोई भी शेप लीजिए जो अप्लीकेबल हो, आप शर्त फॉलो होना चाहिए। आप उसको देखिए क्या वो शर्त फॉलो कर रहा है या नहीं, ट्राई कीजिए, फिर उसको आप, कोई जरूरी नहीं कि पहली ही बार में आप उसको कर लें, कर करके आप उसको सीखना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करना है, और ये गॉसियन सरफेस उस पॉइंट के थ्रू जाना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारा ये एक पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होते हुए हम एक गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन करेंगे, शेप बाय जो डिमांड होगी आपकी सिचुएशन की, ठीक है, उस सिचुएशन पे हम शेप को प्रेफर करेंगे, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, जो भी है व्हाटएवर। ओके, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, सिंपली। अब यही चीज आपको एप्लीकेशन में लिख देना है, आपको वहां भी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप, कैलकुलेट LHS, यानी LHS हमने जो पढ़ा था इक्वेशन, हमने इक्वेशन पढ़ा था ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन EDA इजकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हर इक्वेशन में दो साइड LHS एंड RHS। तो सेकेंड स्टेप होगा हमारा इस LHS को सॉल्व करना। हम LHS की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट द क्लोज इंटीग्रेशन EDA। फिर थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द चार्ज, हमें चार्ज को कैलकुलेट करना है। याद रहे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ उसी चार्ज को लेंगे जो हमारे सरफेस के अंदर होगा। मान लीजिए कि आपका चार्ज बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपने जो सरफेस इमेजिन किया, जैसे मान लीजिए ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता, मैं चलो फिर से एक करके दिखाता हूं। यहां पर मान लीजिए ये सब चार्ज है, जितना भी मैं मार्क लगा रहा हूं ये सब चार्ज हैं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये सब चार्ज हैं, मान लीजिए ये सब प्लस चार्ज हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और आपने एक सरफेस को इमेजिन किया है ये इतना, तो आप यहां पर कैलकुलेट द जो चार्ज लिखा हुआ है, सिर्फ उतने चार्ज को लेना है जो हमारे सरफेस के अंदर हैं। इन चार्ज को हम कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? हमें आउटर साइड के चार्ज को बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करना है, कंसीडर करना है, सिर्फ इन साइड के चार्ज को ही कंसीडर करना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है, यानी गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देना है।
ये अप्लाई द ई क्लोज इंटीग्रेशन ईडीए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको रख देंगे, यहाँ क्यू की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, चलो मैं इसका एक एप्लीकेशन आपको करके दिखाता हूं। मैं एक से दिखा देता हूं और आप बाकी का खुद से करेंगे, नहीं होगा तो अगले वीडियो में मैं बाकी का भी करके डाल दूंगा। ओके, चलिए तो अब इसको देखते हैं।